नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने मौर्य प्रशासन कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आप सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, मौर्य कला और मौर्य कला पर विदेशियों का क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब के बारे में जानोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सामाजिक स्थिति से। सामाजिक स्थिति में आप क्या पढ़ोगे? समाज से रिलेटेड, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि समाज में 4 वर्ण है इस समय: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कौटिल्य ने यह भी कहा है कि समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। और परिवर्तन क्या देखने को मिला? जो शूद्रों की स्थिति पहले बहुत ज्यादा बेकार थी, वो इस समय थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन कौटिल्य ने यह भी कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्थान अभी भी वैश्य और शूद्रों से उच्च था। ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या बताया कि समाज में अभी भी 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समाज में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ कि शूद्रों की स्थिति पहले से थोड़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्थान वैश्य और शूद्रों से उच्च था। ठीक है। वहीं मैगस्थनीज के अनुसार भी कुछ कहा गया है। मैगस्थनीज ने कहा है कि भारत 7 जातियों में विभाजित था: दार्शनिक, कृषक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। क्योंकि मैगस्थनीज वर्ग व व्यवसाय के भेद को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका, इसीलिए मैगस्थनीज ने लोगों के व्यवसाय को ही उनकी जाति समझ ली और उनके व्यवसाय के आधार पर ही उनको जातियों में विभाजित कर दिया। ठीक है। इसलिए मैगस्थनीज ने क्या कहा है कि भारत में कितनी जातियां थी? 7 जातियां थी। जबकि कौटिल्य ने कितना बताया था? 4। ठीक है। तो मैगस्थनीज ने क्या कहा कि भारत 7 जातियों में विभाजित था, क्योंकि वो वर्ग और व्यवसाय के भेद को स्पष्ट नहीं कर पाया था और उसने लोगों के व्यवसाय को ही उनकी जाति समझ ली थी और उनके व्यवसाय के आधार पर ही जातियों का विभाजन कर दिया था। तो मैगस्थनीज ने जो 7 जातियां बताई थी, उन 7 जातियों के आधार पर क्या मालूम चला कि उस समय का मुख्य व्यवसाय कौन सा हुआ करता था। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने अलग बताया है और मैगस्थनीज ने अलग बताया है। दूसरा हम देखेंगे विवाह। तो विवाह के बारे में देखो क्या बताया गया है कि विवाह का एकमात्र उद्देश्य इस समय क्या रहता था? संतान की उत्पत्ति करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। और विवाह के लिए आयु कितनी निर्धारित थी? कन्या की आयु थी 12 वर्ष और पुत्र की आयु थी 16 वर्ष। ठीक है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है: ब्रह्मा, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच। और इन 8 विवाह में जो ये प्रथम 4 विवाह हैं ये अच्छे माने जाते हैं और बाद के जो 4 विवाह हैं वो बेकार माने जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि इस समय पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह तो आप जानते ही होंगे कि स्त्री के पति की मृत्यु होने पर या फिर वैसे भी वो दोबारा विवाह कर सकती है। और नियोग प्रथा में क्या होता है कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जा रही है तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी स्त्री की संतान नहीं हो रही है तो उसका पति दोबारा मतलब दूसरा विवाह कर सकता है। और अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही बनाई गई है। इसीलिए अगर स्त्रियों की संतान नहीं हो रही है तो पुरुष क्या कर सकता है? दूसरा विवाह कर सकता है। ठीक है। तो विवाह के बारे में ये बताया गया है कि विवाह का उद्देश्य था संतान की उत्पत्ति करना। 8 प्रकार के विवाह देखने को मिले। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा ये प्रचलित थी। और अगर किसी स्त्री की संतान नहीं हो रही है तो उसका पति दोबारा विवाह कर सकता था। ठीक है। अब समाज में तीसरा हेडिंग देखेंगे हम, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्रियों की दशा अभी आप लोगों ने विवाह से ही अनुमान लगा लिया होगा कि कैसी थी। तो स्त्रियों की जो कंडीशन थी वो कोई विशेष अच्छी नहीं थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा तो प्रचलित थी, लेकिन स्त्रियों को घर से बाहर जाने की भी अनुमति प्राप्त नहीं थी। वो पूरी तरीके से
पति की इच्छा में ही डिपेंड थी। वो पति की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिला जो पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करती थी। गणिका तथा वेश्या का जीवन यापन करते हुए वो राजा का मनोरंजन करती थी। और कुछ ऐसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिला जो गुप्तचरों व सैनिकों के रूप में भी कार्य करती थी। राजघराने की स्त्रियां आवश्यकता होने पर शासन प्रबंध भी अपने हाथों में ले लेती थी। मतलब स्त्रियों की कंडीशन इस समय कैसी थी? बेकार थी। सिर्फ किन स्त्रियों की कंडीशन अच्छी थी? जो उच्च घराने की थी, जो राजघराने की स्त्रियां थी, उनकी कंडीशन हम कह सकते हैं कि अच्छी थी। वो स्त्रियां गुप्तचर और सैनिक के रूप में कार्य कर सकती थी, आवश्यकता होने पर शासन प्रबंध अपने हाथों में ले सकती थी। लेकिन जो निम्न घर की स्त्रियां थी, वो कैसी थी? वो पाबंदी पर थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी, पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो स्त्रियों की कंडीशन हम कह सकते हैं कि इस समय कोई विशेष अच्छी नहीं थी। इसके बाद हम अगली देखेंगे हेडिंग, उनका रहन सहन कैसा था। तो रहन सहन में देखो, मनुष्य भोजन में अन्न, दूध, मांस का प्रयोग करता था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे वो मांस नहीं खाते थे। और अनेक पशु पक्षियों की इस समय हत्या की जाती थी। भले ही अशोक के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि अशोक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी अनेक पशु पक्षियों की हत्या की जाती थी। दूध के अतिरिक्त शरबत व अंगूर का रस आदि का प्रयोग किया जाता था, मदिरा का सेवन किया जाता था। इसके अलावा मैगस्थनीज ने भारत करने की प्रणाली के विषय में भी कुछ लिखा था। और क्या लिखा था उन्होंने? कि जब भारतीय व्यक्ति भोजन करने बैठते तो प्रत्येक सदस्य के सामने छोटी सी मेज रखी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले में सबसे पहले चावल परोसे जाते थे और उसके बाद अन्य पकवान रखे जाते थे और उसके बाद भोजन किया जाता था। ठीक है, सूती वस्त्र पहनते थे और सूती वस्त्र भड़कीले रंग के होते थे, चटक मटक कलर के। ठीक है, आभूषण सोने हीरे आदि के होते थे। तो रहन सहन अच्छा था, मतलब सिंपल ही था। मनोरंजन के साधन क्या थे? बिहार यात्राएं, रथ दौड़, खेल कूद, नृत्य व संगीत, ये सब मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अशोक के समय आप लोगों ने देखा ही होगा कि अशोक ने कितनी सारी धर्म यात्राएं की थी। ठीक है, तो मनोरंजन के साधन क्या थे? बिहार यात्राएं, रथ दौड़, खेल कूद, नृत्य व संगीत। इसके अलावा दास प्रथा के बारे में भी कुछ कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार कहा गया है कि समाज में दास प्रथा थी, समाज में दास हुआ करते थे। लेकिन वही मैगस्थनीज के अनुसार कहा गया है कि समाज में, मतलब भारत में दास प्रथा नहीं थी, सभी भारतवासी समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कौटिल्य ने भारत में छोटे कामों के लिए भी उन्हें दास से संबोधित किया, लेकिन मैगस्थनीज ने यहाँ के दासों की तुलना अपने यूनान के दासों से की। और यूनान के दासों की जैसी कंडीशन उसने भारत के दासों की नहीं देखी, उन्हें दासों जैसा कोई लगा ही नहीं। और यही कारण है कि मैगस्थनीज का मानना था कि समाज में कमजोर वर्ग है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दास नहीं है। ठीक है, तो दास प्रथा के बारे में कौटिल्य ने कहा कि समाज में दास प्रथा थी, दास हुआ करते थे। लेकिन मैगस्थनीज ने क्या कहा? कि दास नहीं थे, भले ही समाज में कमजोर वर्ग था लेकिन दास नहीं थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ के दासों की तुलना कहाँ के दासों से की? अपने यूनान के दासों से की। और यूनान के दासों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, ये थी सामाजिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति में हमने क्या क्या देखा? वर्ण व्यवस्था, विवाह, स्त्रियों की दशा, रहन सहन, मनोरंजन के साधन और दास प्रथा। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, इन सब पर ही आधारित थी। और आर्थिक स्थिति में हम वो चीजें पढ़ेंगे जहाँ जहाँ से हमें इनकम प्राप्त हो रही है, इनकम के जो सोर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनकम का जो सोर्स था वो कृषि था। मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि थी और कृषि हल और बैलों की सहायता से होती थी। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खादों का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई का प्रबंध किया जाता था।
वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसे अभी उगाई जाती हैं। कृषि कार्य से टैक्स प्राप्त करके राजा अपने राजस्व को बढ़ाता था। टैक्स इस समय 1/4 से 1/8 के बीच लिया जाता था और इसी राजस्व कर से राजा अपने प्रशासन का संचालन करता था। इसके बाद हम देखेंगे पशुपालन। तो पशुओं के लिए चारागाहों की व्यवस्था की जाती थी। राज्य की ओर से पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद है वाणिज्य व्यापार। तो ऊन, रेशे, कपास व रेशम का सूत काटने का उद्योग इस समय प्रमुख था। काशी, वंग, कलिंग, मालवा ये सारे स्थान सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। व्यापार की भी उन्नति हुई थी इस समय। व्यापार को संचालित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। हाथी दांत का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जूते के उद्योग, ये सभी इस समय प्रमुख थे। और मौर्य शासकों के यूनानी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसीलिए यूनानी राज्यों से व्यापार चलता था और व्यापार जल और थल दोनों मार्गों के द्वारा होता था। भारत से हाथी दांत, कछुए की पीठ, सीपियाँ, मोती, रंग, नील, लकड़ी इन सब का निर्यात होता था। वहीं और कुछ सामान आयात भी होता था भारत में। ठीक है। और मुद्राएं भी अनेक प्रकार की थी इस समय। निष्क जो स्वर्ण मुद्रा थी, पड़ जो चांदी की मुद्रा थी, मासक जो तांबे की मुद्रा थी और काकड़ी जो तांबे की मुद्रा थी, लेकिन अधिकतर चांदी की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। तो व्यापार और वाणिज्य भी इस समय अच्छा था। ठीक है। इसके बाद हम, ये तो थी आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में हमने क्या पढ़ लिया? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार। इसके बाद हम धार्मिक स्थिति को देख लेते हैं। तो मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म की ही प्रधानता थी। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचार था। अनेक यज्ञ होते थे और अर्थशास्त्र में विष्णु, इंद्र, शिव, सरस्वती, अग्नि, कृष्ण इन सभी देवी देवताओं का उल्लेख मिला है। लेकिन अशोक के समय सबसे लोकप्रिय धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। और अशोक के समय बौद्ध धर्म ही राज्य का प्रमुख धर्म बन गया था और अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी बौद्ध संगति कौन से राजा के समय हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। धार्मिक स्थिति के बाद हम मौर्य कला को पढ़ेंगे। मौर्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारतीय कला के इतिहास का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। जैसे बड़ी संख्या में वहाँ अलग अलग नगर प्राप्त हुए, पक्की ईंटों के मकान, छोटी बड़ी मूर्तियाँ, ये सभी किसको दर्शाती हैं? कला को ही दर्शाती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और मौर्य काल से पहले जो बीच का काल है, उस काल में कला लुप्त हो जाती है। बहुत कम मात्रा में कला देखने को मिलती है। तो इसी काल को अंधकार युग मानते हैं कला का। ठीक है। कौन सा टाइम? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और मौर्य काल से पहले जो बीच का काल है, उस काल को हम कला का अंधकार युग मानते हैं। अंधकार युग के बाद मौर्य कला कला का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल में कला का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। तो मौर्य कला को हम निम्नलिखित भागों में पढ़ेंगे, जैसे नगर निर्माण, राजप्रसाद, गुहाएं, स्तूप, स्तंभ और मूर्ति। तो इन सब भागों में हम कला को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है नगर निर्माण व राजप्रसाद। तो नगर निर्माण और राजप्रसाद के बारे में देखो क्या कहा गया है कि अशोक ने अनेक नगरों की स्थापना की। पाटलिपुत्र के विषय में मैगस्थनीज ने लिखा है कि इसका निर्माण समानांतर चतुर्भुज के समान है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई है, जिसके बीच तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए हैं और नगर में आने जाने के लिए 64 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। यह नगर गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र नगर के मध्य राजप्रसाद था, यानी कि राजा का महल था
और इसकी सभा में अनेक पाषाण खंभे थे, यानी कि पत्थरों के खंभे थे। राजा का सेनागार को इस प्रकार बनाया गया था, मतलब सोने जहाँ पे राजा सोता था उस कक्ष को इस प्रकार बनाया गया था कि ना तो वहां अग्नि का भय था और ना ही किसी सर्प का भय था। वो भवन बलुए पत्थर के बने थे, उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। पाषाण स्तंभों से सुशोभित मौर्यकालीन सभा भवन पुरातत्व की दृष्टि से सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके स्तंभ सुंदर, सुडौल और गोलाकार हैं। फहान ने लिखा है कि यह मानव कीर्ति नहीं बल्कि देवों द्वारा निर्मित है, मतलब इतना अच्छा माना गया है राजा का भवन। ठीक है। इसके बाद कला में जो नेक्स्ट है वो है गुहाएं। गुहाएं का मतलब क्या होता है? गुफा। तो अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया और इन गुफाओं में जो सबसे प्राचीन गुफा थी वो थी सुदामा गुहा। इस सुदामा गुफा में 2 कमरे थे। तो सबसे पुरानी गुफा कौन सी थी? सुदामा गुफा। और किसने बनवाई थी? अशोक ने। इसके अलावा अशोक ने और भी गुफाएं बनवाई थी, जैसे कर्ण चौपाल। कर्ण चौपाल गुफा का जो आकार था वो आयताकार था। इसके अलावा अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण किया था और इन गुफाओं में दशरथ के लेख भी लिखे थे। ठीक है। इसके बाद स्तूप को देख लेते हैं। तो स्तूप क्या होते हैं? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु के अवशेष रखे जाते थे। तो स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का पत्थर ईंटों से बना ठोस गुंबद होता है जिसमें बौद्ध मृतकों के अवशेषों को रखा जाता था। अशोक ने अनेक स्तूप, चैत्य विहारों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ये बताया गया है दिव्य वदान व महावंश में। लेकिन ये कहा गया है कि अब ये जो 34,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था वे अब नष्ट हो चुके हैं। और ये कहा किसने है? हिनसांग ने। हालांकि चीनी यात्रियों ने देखा है इन स्तूपों को, लेकिन कहा जाता है कि अधिकतर इनमें से नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अशोक ने भरहुत स्तूपों का भी निर्माण कराया। कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, विशाखा, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, बोधगया, कश्मीर, थानेश्वर, इन सभी स्थानों पर भी स्तूप देखने को मिले। ठीक है। इसके बाद अगला है कला में स्तंभ। तो मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने कला के अशोक के स्तंभ ही हैं, जो धर्म प्रचार हेतु बनवाए गए थे। इन स्तंभों की संख्या लगभग 20 बताई गई है, जो विभिन्न भागों में उत्तर प्रदेश में सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, नेपाल की तराई में लुम्बिनी, इन सब स्थानों में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए। इसके बाद हम अगली कला स्तंभ में देख लेते हैं। तो मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक के स्तंभ ही हैं और ये स्तंभ धर्म प्रचार हेतु बनवाए गए थे। इन स्तंभों की संख्या लगभग 20 बताई गई है, जो विभिन्न भागों में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, नेपाल की तराई में लुम्बिनी, इन सब जगह से भी अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए और अशोक के समय कला उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थी। अशोक के स्तंभों पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है और इन स्तंभों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: मुख्य स्तंभ, घंटाकृति और शीर्ष भाग तथा पशु आकृतियां। स्तंभों का कुछ भाग पृथ्वी में गड़ा हुआ है और उस भाग पर मोर बने हुए हैं। ऊपर के भाग पर घंटाकृति है, जिसे विद्वानों ने उल्टा कमल माना है। और घंटाकृति के ऊपर चौकी है जो गोल तथा चौकोर है। और चौकी में भी पशु की मूर्तियां, पशु के चित्र देखने को मिले हैं, जैसे सिंह, हाथी, बैल और घोड़ा के चित्र देखने को मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं कला को ही दर्शाते हैं, स्तंभों में जो चित्र हैं या फिर किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम अगली कला में अगला देखेंगे मूर्ति एवं लोक कला।
तो मूर्ति बनाने की कला मौर्य युग में अत्यंत विकसित थी। मूर्ति कला में पशुओं की मूर्तियों का उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है। सारनाथ के स्तंभों के सिंह की सजीवता का वर्णन पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जो कहीं ना कहीं कला को बहुत दर्शाता है। धौली का हाथी मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि ये चट्टान को तराश कर बनाया गया है। चट्टान को तराश कर हाथी का अग्रभाग बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं कला को प्रदर्शित करता है। पाटलिपुत्र के शेषों में जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो खंडित अवस्था में थी। इनके केवल धड़ ही प्राप्त होते, जिन पर हार मेखला व आभूषण बने हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं कला को ही दर्शाते हैं। पटना में नर्तकों की मूर्ति प्राप्त हुई और इन नर्तकों की ऊंचाई 11 इंच है। नृत्य की मुद्रा में सिर पर पगड़ी के समान वस्त्र और टांगों पर लहंगा बना हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसको प्रदर्शित करती है? कला को प्रदर्शित करती है। तो ये थी मौर्यों की कला। तो मौर्य कला में हमने क्या क्या पढ़ लिया? गुहाएं, राजा का महल, नगर निर्माण किस तरीके से किया गया है, और स्तूप स्तंभ। तो ये कहीं ना कहीं मौर्य कला को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य कला पर विदेशियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो मौर्य कला पर विदेशियों का प्रभाव था या नहीं था, विद्वानों में मतभेद है। स्पूनर एक विद्वान है, इनके अनुसार कहा गया है कि मौर्य कला पर फारस की कला का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि स्पूनर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो राजभवन है वो फारस के राजमहल का ही प्रतिरूप है, मतलब फारस के राजमहल की तरह ही बना हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि मौर्य कला पर फारस की कला का प्रभाव है। स्पूनर ने अपने मत इस प्रकार दिए हैं। इन्होंने लिखा है स्तंभों का जो प्रमुख लंबा भाग है वो फारसी शैली पर आधारित है। घंटाकार का शीर्ष भी फारसी शैली पर आधारित है। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश भी विदेशियों का ही प्रभाव है। मतलब सीधे सीधे इन्होंने क्या कहा है कि फारस का प्रभाव ही मौर्य कला पर पड़ा है, और उन्हीं की तरह यहाँ की चीजें देखने को मिली है। ठीक है। वहीं स्मिथ का क्या विचार है कि मौर्य की कला ईरान व यवनों से प्रभावित हुई। सिकंदर के आक्रमण के समय बहुत से विदेशी सैनिक भारत में आए और यहीं पे आकर वो बस गए, और इन्हीं सैनिकों के द्वारा अशोक ने स्तंभों का निर्माण कराया था। इसीलिए इन्होंने कहा कि मौर्य की कला ईरान व यवनों से प्रभावित हुई। तो अशोक से पहले पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण में नहीं किया जाता था, लेकिन अशोक के काल में सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है। तो स्मिथ ने किस क्या कहा है कि मौर्यों की कला ईरान व यवनों से प्रभावित हुई, वहीं का प्रभाव यहाँ पर पड़ा। वहीं अरोड़ सेन ने क्या कहा है कि जितने भी ये दोनों ने मत दिए हैं, चाहे स्मिथ ने दिए हैं चाहे स्पूनर ने दिए हैं, इन मत का विरोध करते हुए कहा है अरुण सेन ने कि अशोक की जो स्तंभ है वो पूर्ण तरीके से भारतीय है। दोनों में भिन्नता पाई गई है। और इन्होंने क्या कहा है, देखो भिन्नता किस प्रकार बताई है कि अशोक के स्तंभ बलुआ व एकास्मक पत्थर से बने हैं, जबकि पर्शियन स्तंभ अनेक टुकड़ों व विभिन्न पत्थरों के बने हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मौर्य स्तंभों में कोई आधार नहीं है, जबकि पर्शियन का आधार होता है। मौर्य स्तंभों का लंबा भाग गोलाकार व चमकदार पॉलिश वाला होता है, जबकि पर्शियन स्तंभों पर चमकदार पॉलिश का अभाव पाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि मौर्य स्तंभ का ऊपरी भाग उल्टा कमल के समान है, जबकि पर्शियन पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। और ये भी कहा है कि सारनाथ के स्तंभ के ऊपरी भाग को सामने देखने पर दो सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे दिखाई देते हैं, जबकि पर्शियन कला में एकदम इसके विपरीत है। तो मतलब अरुण सेन ने सीधे सीधे इन विद्वानों के मतों को गलत साबित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि मौर्य कला पर विदेशियों का क्या प्रभाव पड़ा गया है। किसी ने कहा कि ईरानी और यूनानी कला का प्रभाव पड़ा है, तो किसी ने कहा फारसी का, तो किसी ने कहा कि किसी का प्रभाव नहीं पड़ा है, ये पूर्ण तरीके से भारतीय कला ही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।